मैरी क्यूरी की रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर रिसर्च की वजह से वर्ल्ड वॉर वन के अंदर लाखों लोगों की जान बची थी और रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही इनकी मौत हो गई थी। इनके ताबूत को 1 इंच मोटी लेड की दीवार में कवर करके रखा गया। ब्रसल्स में 1927 में सोलवे कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इस वाहिद खातून ने शिरकत की। इसमें दुनिया के टॉप 29 फिजिक्स ने शिरकत की। मैरी क्यूरी दुनिया की पहली खातून है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की पहली खातून है जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले और ये दोनों नोबेल प्राइज अलग अलग शोबों में मैरी क्यूरी को दिए गए। मैरी 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के शहर वर्सा में पैदा हुई जो इस वक्त रशियन एम्पायर के कंट्रोल में था। इसके पेरेंट्स टीचर थे। वो सब बहन भाइयों से छोटी और 5वें नंबर पर थी। इसकी वालदा एक बोर्डिंग स्कूल में टीचर थी और इनके वालिद फिजिक्स और मैथ के टीचर थे। इनके वालिद पोलैंड का शहरी होने पर बड़ा फख्र करते थे। इनकी इस हुब्बुल वतनी की वजह से रशियन निगरान इन्हें हमेशा कम सैलरी और छोटी पोजीशन पर रखते थे जिसकी वजह से इनके घर के माली हालात कुछ खास अच्छे ना थे। मैरी की बड़ी बहन जोफिया टाइफस की वजह से मर गई और कुछ साल बाद मैरी की उम्र सिर्फ 10 साल थी। इसने अपनी मां को भी टीबी की वजह से खो दिया। मैरी ने हाई स्कूल में टॉप किया और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी लेकिन इन्हें औरत होने की वजह से इजाजत नहीं मिली। असल में रशियन एम्पायर ने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगा रखी थी। कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी बहन ब्रोनिया के साथ फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इनकी बहन इसके बाद मेडिकल की स्टडीज के लिए पेरिस चली गई। दोनों बहनों ने ये प्रॉमिस किया कि वो स्टडीज के अंदर एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी और इसी वजह से 17 साल की उम्र में मैरी क्यूरी ने गवर्नर्स और ट्विटर की हैसियत से काम किया और अपनी बहन को खूब सपोर्ट किया। 1891 के अंदर जब इसकी बहन ब्रोनिया की स्टडी कंप्लीट हुई तो मैरी भी अपनी स्टडीज के लिए पेरिस चली गई। इस वक्त मैरी की उम्र 24 साल थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एडमिशन लिया और यहाँ पर उन्होंने फिजिक्स और मैथ में अपनी डिग्री कंप्लीट की। इस वक्त मैरी वापस जाना चाहती थी पोलैंड लेकिन इस वक्त उनकी मुलाकात पेरी क्यूरी से हुई। वो मैरी से 8 साल बड़े और बेहतरीन फिजिक्स थे। दोनों की इंटरेस्ट और नेचर सेम थी। इसी वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसी वजह से पेरी क्यूरी ने मैरी को शादी की पेशकश की लेकिन मैरी ने रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो पोलैंड जाना चाहती थी और एज अ प्रोफेसर अपना कैरियर बनाना चाहती थी। मगर जब 1894 में मैरी वापस पोलैंड गई तो इन्हें यूनिवर्सिटी वालों ने औरत होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर औरतों के लिए अभी भी हालात अच्छे नहीं थे। इसी वजह से पेरी के कहने पर मैरी वापस चली गई और दोनों ने 1895 में शादी कर ली। इसके बाद मैरी ने 1903 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री कंप्लीट की और इसने रेडिएशन के अंदर खूब रिसर्च की। इसमें इनके हस्बैंड ने भी खूब साथ दिया और इन्होंने दिन रात मेहनत करके एक नए एलिमेंट को दरियाफ्त किया जो यूरेनियम से 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव था। मैरी ने इसका नाम अपने मुल्क पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा और इसके बाद दोनों मियां बीवी ने खूब मेहनत की और दिन रात एक करके इन्होंने एक और एलिमेंट डिस्कवर किया जो कि पोलोनियम से 900 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव था जिसका नाम इन्होंने रेडियम रखा। और 1903 में मैरी और पेरी को रेडियो एक्टिव रिसर्च की वजह से नोबेल प्राइज मिला। फ्रेंच अकेडमी ने शुरू में यह कहा कि सिर्फ पेरी को ही नोबेल प्राइज दिया जाए मगर पेरी के कहने पर मैरी को भी नोबेल प्राइज दिया गया और इस तरह वो नोबेल प्राइज लेने वाली पहली खातून बन गई। ये दोनों अपनी रिसर्च के अंदर इस तरह बिजी थे कि इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये रेडिएशंस इनकी जान के लिए कितनी खतरनाक हैं। कहा जाता है कि मैरी अपनी जेबों के अंदर रेडियम की ट्यूब्स लिए घूमती थी। आहिस्ता आहिस्ता रेडियम की मकबूलियत और इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ने लगा। इसे बहुत सारी बीमारियों के हल के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 1920 के अंदर 1 किलोग्राम रेडियम की कीमत $1,00,000 थी जो आज के मिलियंस डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन क्यूरीज ने रेडियम का कंटेंट और अपनी दौलत कमाने की कोशिश ना की। वो इसे इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अप्रैल 1906 में मैरी की जिंदगी एक दफा फिर सोगवार हो गई क्योंकि इनके हस्बैंड दुनिया से चले गए। पेरी की मौत के बाद मैरी की जिंदगी मुश्किलात से भर गई क्योंकि इनके हस्बैंड इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थे। लेकिन 1911 में मैरी की जिंदगी में एक खुशी की लहर दौड़ी जब इन्हें दूसरा नोबेल प्राइज मिला। इन्हें केमिस्ट्री में पोलोनियम और रेडियम की डिस्कवरी पर दूसरा नोबेल प्राइज मिला और 1911 में ही इनके हस्बैंड की जगह पर इन्हें जॉब की ऑफर हुई और इन्होंने वो जॉब की ऑफर एक्सेप्ट कर ली।
और वो प्रोफेसर बन गई। इसके बाद जर्मन फौजों ने पेरिस पर हमला कर दिया और मैरी ने इस जंग के लिए अपने दोनों नोबेल प्राइज बेचने की कोशिश की, लेकिन बैंक ने इन्हें खरीदने से इनकार कर दिया। इसने एक्स-रे मशीन्स बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जंग के दौरान 1 मिलियन लोगों की जिंदगियां बची थी। मगर मैरी नहीं जानती थी कि वो लोगों की जिंदगियां बचाते बचाते अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठेगी। असल में एक्स-रे और रेडिएशन में ज्यादा देर रहने की वजह से इसकी तबीयत खराब रहने लगी थी और 4 जुलाई 1934 को मैरी क्यूरी 66 साल की उम्र में फ्रांस के एक शहर में इंतकाल कर गई और इनकी बॉडी को एक लेड के ताबूत के अंदर रख के दफन किया गया। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैरी क्यूरी की हर चीज अभी तक भी रेडियो एक्टिव है और इसकी हर चीज को हाथ लगाने से पहले विजिटर्स को एक फॉर्म साइन करना पड़ता है कि वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद हैं। और फ्रांस के नेशनल म्यूजियम के अंदर मैरी क्यूरी की कब्र है। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।